तो इस वीडियो में हम बात करते हैं ब्लड के बारे में, रक्त के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्लड, स्टडी ऑफ ब्लड, यानी ये जो रक्त होता है इसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं, सेरोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी। तो पहला चीज़ क्या था कि ब्लड के स्टडी को क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ ब्लड, सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, नेचुरल कोलाइड होता है ये। ब्लड क्या होता है? नेचुरल कोलाइड होता है। मतलब कोलाइड जब आप 9th वाला सीरीज में जाके देखिएगा तो उसमें सेकेंड चैप्टर जब करा रहे हैं तो उसमें कोलाइड अच्छे से समझाएं क्या होता है। कोलाइड एक तरह का विलियन का टाइप होता है, यानी सोल्यूशन के जैसा ही होता है, जिसमें कि सोल्यूट घुला रहता है। तो यानी ब्लड भी क्या होता है कि लिक्विड और कुछ सोल्यूट का मिक्सचर होता है, तो उसी को नेचुरल कोलाइड बोलते हैं। ठीक, फिर क्या होता है, ये टिश्यू होता है, लेकिन किस टाइप का टिश्यू होता है? ये कनेक्टिव टिश्यू होता है। जब हम टिश्यू वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें जब कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे, संयोजी ऊतक, तो उसमें ब्लड भी पढ़ेंगे। ठीक है, और ब्लड का पीएच कितना होता है? ये 7.4 होता है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद आगे पढ़ते हैं कि अमाउंट कितना होता है। मेल में कितना होता है? मेल में कितना होता है? 5.5 लीटर तक होता है। ठीक है, और फीमेल में कितना होता है? 5 लीटर होता है। ये एवरेज होता है, किसी में थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, जैसे कभी कभी फीमेल में कम हो जाएगा, मेल में भी कम हो जाता है कभी ज़्यादा, मतलब एक एवरेज होता है ये 5.5, और फीमेल में 5 लीटर तक का एवरेज होता है। तो ये एवरेज अमाउंट का बात चल रही है। ठीक है, तो यानी 5.5 लीटर तक मेल में होता है और फीमेल में 5 लीटर तक होता है। 4, 4.5, 5 ऐसे होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो जब भ्रूण होता है बच्चा, यानी इम्ब्रियो जब रहता है, बहुत छोटा रहता है, माँ के पेट में होता है, तो उसको जब ब्लड बनाना होता है तो वो कहाँ बनता है? लीवर में बनाता है। ठीक है, तो यानी भ्रूण में जब ब्लड बनता है वो उसके लीवर में बनता है। ठीक है, और अपने लोग जैसे बड़े हो जाते हैं तो उसका कहाँ बनता है? बोन मेरो में, यानी अस्थि मज्जा में बनता है। ठीक है, यानी हम लोग का ब्लड कहाँ बनेगा? बोन मेरो में बनेगा। और जब शिशु होता है, बच्चा होता है, उसका कहाँ बनेगा? लीवर में। लेकिन कब तक? जब तक वो भ्रूण है, यानी पेट में, ये याद रखना है। ठीक है, इम्ब्रियो अवस्था में जब रहता है तभी। ठीक, फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बनता है, और जायगोट के बाद भ्रूण बनता है, इम्ब्रियो, तो वही होता है। ठीक है, अब देखिए कि स्टोर, ब्लड स्टोर कहाँ रहता है? तो स्प्लीन में स्टोर रहता है। ठीक है, प्लीहा, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्लीहा। और कब्र भी इसका ये होता है, स्प्लीन। जैसे कि ब्लड आरबीसी है, तो आरबीसी है तो इसका कितना 120 दिन होता है, और डब्ल्यूबीसी का 4 से 5 दिन होता है। ठीक, तो वो जब डेट करेगा, यानी जब वो मरेगा तो कहाँ पे जाके? तो स्प्लीन में। तो और स्टोर भी रहेगा स्प्लीन में, और वो मरेगा भी जाके स्प्लीन में ही। ठीक है, ब्लड बैंक और ग्रेव यार्ड। ठीक है, ये दोनों चीज़ इसी को बोलते हैं, स्प्लीन को ही। इसी में जमा भी रहता है और वहीं पे मरता भी है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि ब्लड में क्या होता है। कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, जो कि 200 ग्राम पर डेसी लीटर होता है। कोलेस्ट्रॉल की बात जब करेंगे तो ये 200 ग्राम पर डेसी लीटर करेंगे। ठीक है, यानी ब्लड में पर डेसी लीटर में कितना ग्राम कोलेस्ट्रॉल होगा? 200 ग्राम होगा। ठीक है, पर डेसी लीटर में। और हेमोग्लोबिन कितना होगा? 14 ग्राम पर डेसी लीटर। ये मेल का बात कर रहे हैं। और फीमेल में कितना होगा? 13 ग्राम पर डेसी लीटर। तो ये एक स्वस्थ मनुष्य के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, अब क्या है, एक रक्त परिसंचरण है, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, उसका खोज कौन किया था? विलियम हार्वे। ये क्वेश्चन बार बार आता है कि रक्त परिसंचरण का खोज कौन किया था? तो विलियम हार्वे किया था। ठीक है, अब आते हैं कि ब्लड के कार्य क्या सब होते हैं, यानी रक्त के कार्य क्या सब होता है। ये क्या सब करता है? तो ताप नियंत्रण करता है, यानी बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल कौन करता है? ब्लड करता है, जो कि हाइपोथैलेमस से उसको ये सिग्नल सब आता है, उसके बाद जाके ये ताप को नियंत्रण करता है। ठीक, तो ब्लड क्या करता है? ताप नियंत्रण में हेल्प करता है। पोषक तत्व का परिवहन करता है, जैसे हम कुछ खाते पीते हैं या फिर विटामिन वगैरह लेते हैं तो उसको एक जगह से दूसरी जगह ब्लड के थ्रू ही परिवहन होता है। गैसों का परिवहन होता है, जैसे कि हम ऑक्सीजन लेंगे तो फेफड़ा में कैसे, फेफड़ा तक जाएगा, और फेफड़ा से बाकी सारे शरीर में कहाँ जाएगा? कैसे जाएगा? ब्लड के थ्रू जाएगा। ठीक है, और उत्सर्जित पदार्थ जैसे कि एक्सक्रीटरी मटेरियल्स हो गया, जैसे कि कुछ बेकार चीज़ शरीर से निकालना, तो वो भी ब्लड के थ्रू ही परिसंचरण होता है। तो इस सबको ये आदान प्रदान करने में हेल्प करता है कौन? ब्लड। अब ब्लड का कंपोजिशन देखते हैं कि ब्लड में क्या सब पाया जाता है। तो ब्लड में 55% जो है प्लाज्मा पाया जाता है, 55% क्या पाया जाता है? प्लाज्मा, और 45% क्या पाया जाता है? कार्पसल्स। ठीक है, तो ब्लड में क्या सब पाया जाता है? 55% प्लाज्मा और 45% कार्पसल्स पाया जाता है। ठीक, तो प्लाज्मा में भी 2 चीज़ होता है, एक होता है फिब्रोनोजिन होता है और एक प्रोथ्रोम्बिन होता है। ठीक, तो प्लाज्मा में 2 भाग क्या सब? एक फिब्रोनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन से मिलकर प्लाज्मा बना होता है। और कार्पसल्स में क्या सब रहता है? आरबीसी होता है, जिसको इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी होता है, जिसको ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, और प्लेटलेट्स होता है, थ्रोम्बोसाइट्स। यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये तीनों मिलके क्या बनाता है? 45%, जिसको कार्पसल्स बोलते हैं, और फेब्रोनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन मिलके क्या बनाता है? 55% प्लाज्मा बनाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि इरिथ्रोसाइट्स का काउंट देखते हैं कि कितना होता है। ये 50 लाख के करीब होता है, यानी 5 मिलियन होता है। ठीक है, कितना होता है आरबीसी? लगभग इरिथ्रोसाइट की संख्या कितना होता है कार्पसल्स में? तो 50 लाख तक होता है। ठीक है, 5 मिलियन तक। और इसका लाइफ टाइम कितना होता है? 120 दिन तक ये चलता है। ठीक, इसका आकार कैसा होता है? गोल होता है, यानी आरबीसी के बारे में बात करें अभी, तो आरबीसी का आकार कैसा होगा? गोल होगा। और ऊंचाई पर जाने पर ये आकार क्या होता है? इसका बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है। ठीक, लाइसोजोम और केंद्रक इसमें एब्सेंट होता है। ठीक है, केंद्रक एब्सेंट होता है। एक क्वेश्चन आता है कि मेच्योर मेमेलियन आरबीसी में क्या नहीं पाया जाता? तो केंद्रक नहीं पाया जाता। यही एक ऐसा चीज़ है जिसमें कि केंद्रक नहीं पाया जाता। ठीक, ये भी एक तरह का सेल ही है, तो सेल में केंद्रक होना जरूरी होता है, लेकिन यहाँ पे केंद्रक नहीं होता। ठीक, 95% ऑफ कार्पसल्स
यही बनाता है, यानी कार्पसल्स का जो होता है 95, ये कार्पसल्स जो होता है इसका 95% भाग किस चीज़ से बना होता है, आरबीसी से, बाकी 5% में ये और ये मिल के बना रहता है। ठीक है, अब देखते हैं ब्लड में अगर आरबीसी की कमी हो गया तो हेमोग्लोबिन की कमी होगा, और हेमोग्लोबिन की कमी हो गया तो आयरन की कमी हो जाएगा, जिसके कमी से एनीमिया होता है। ठीक है, अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी का। ठीक, डब्ल्यूबीसी का इसको क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। इसका काउंट कितना होता है, 10,000 होता है। इसका लाइफ टाइम कितना होता है, 4 दिन होता है। ठीक है, ये इसका आकार जो होता है अनिश्चित आकार का होता है। ठीक, इसमें केंद्रक प्रेजेंट होता है और रोगों से लड़ने के लिए ये काम आता है, यानी रक्षा में यह काम करता है। कौन, डब्ल्यूबीसी। ल्यूकोसाइट क्या करता है, बैक्टीरिया सबको मारता है। ठीक है, एंटीबॉडी बनाता है, यानी बैक्टीरिया सबको मारने के लिए हेल्प करता है। लिम्फोसाइट्स होता है, लिम्फोसाइट होता है जो कि बैक्टीरिया सबको मारता है। एंटीबॉडी और लिम्फोसाइट ये सब क्या करता है, प्रतिरक्षा काम करता है, ये सब इम्यूनिटी का काम करता है। ठीक, मोनोसाइट्स बड़ा होता है, इसमें डब्ल्यूबीसी में क्या सब पाया जाता है, मोनोसाइट्स जो सबसे बड़ा होता है, न्यूट्रोफिल्स जो सबसे ज़्यादा होगा, यानी ये तो साइज में सबसे बड़ा होगा लेकिन संख्या सबसे ज़्यादा किस चीज़ का होगा, न्यूट्रोफिल्स का सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद इस्नोफिल पाया जाता है इसमें, और बेसोफिल पाया जाता है। यानी डब्ल्यूबीसी में क्या सब पाया जाता है, मोनोसाइट्स पाया जाएगा, न्यूट्रोफिल पाया जाएगा, इस्नोफिल पाया जाएगा और बेसोफिल पाया जाएगा, जिसमें कि न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा रहता है। और सबसे बड़ा साइज पूछेंगे इसमें डब्ल्यूबीसी में कौन सा होगा, तो मोनोसाइट का साइज सबसे बड़ा होगा। ठीक है, अब आते हैं, बात करते हैं प्लेटलेट्स का, बात करते हैं। ठीक, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट्स है। इसका काउंट कितना होता है, यानी संख्या कितना होता है, 2 लाख तक होता है। और इसका लाइफ टाइम कब तक होता है, 7 दिन तक होता है। ठीक, इसका आकार कैसा होता है, उत्तल लेंस के जैसा होता है। ये देखिए ऐसा आकार होता है। इसमें भी केंद्रक एब्सेंट होता है, और यह क्या करता है, पावर प्रोवाइड करता है, यानी शक्ति प्रदान करता है। यानी कमजोरी उमजोरी जो लगता है तो प्लेटलेट्स की कमी से लगता है। कभी कभी देखते हैं कि डेंगू हो जाता है तो प्लेटलेट्स का काउंट कम हो जाता है, वो 2 लाख से कम होने लगता है और बहुत तेजी से प्लेटलेट्स गिरने लगता है, जिसके कारण वीकनेस होने लगती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब आगे बात करते हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। जैसे कहीं पे कट उठ जाता है तो ब्लड निकलते रहता है लेकिन कुछ देर के बाद देखते हैं ब्लड जम जाता है। होना भी चाहिए, अगर कहीं कट गया और ब्लड निकलना शुरू हो गया और अगर वो नहीं जमेगा, क्लॉट नहीं करेगा, तो ब्लड पूरा शरीर का निकल जाएगा और हम मर जाएंगे। तो इसीलिए ब्लड का क्लॉट होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें कैसे क्लॉट करता है उस चीज़ को समझते हैं। इसमें क्या होता है, कैस्केडिंग प्रोसेस यही होता है। 4 मिनट में लगभग जो है ब्लड जम जाता है, इसको क्या बोलते हैं, कैस्केडिंग प्रोसेस बोलते हैं। ठीक, और ये मैक्सिमम 4 मिनट में ब्लड को जमा देता है। ठीक, इसमें क्या सब काम करता है देखते हैं। एक होता है थ्रोम्बोसाइट्स जो प्लेटलेट्स पीछे पढ़ाए हैं, प्लस एयर। जब थ्रोम्बोसाइट्स यानी प्लेटलेट्स में जब हवा मिलता है तो थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है। क्या बनाता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। उसके बाद क्या होता है, फिर ये थ्रोम्बोप्लास्टिन में क्या मिलता है, कैल्शियम मिलता है और प्रोथ्रोम्बिन मिलता है, जो कि हम पीछे आपको बताए थे कि जो कि प्लाज्मा का यह था। ये देखिए, देखते हैं यहाँ, ये देखिए था ना प्लाज्मा, इसमें था ना फेब्रोनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन, तो वही है यहाँ पे। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि थ्रोम्बोप्लास्टिन बना यहाँ से, और थ्रोम्बोप्लास्टिन में क्या से मिला, कैल्शियम मिला और प्रोथ्रोम्बिन मिला। तो ये जाके क्या बना, थ्रोम्बिन बना। यही थ्रोम्बिन पीछे दिखाएं आपको। ठीक है, ये थ्रोम्बिन बना। अब क्या होगा, फिर थ्रोम्बिन में फिब्रोनोजिन मिलेगा, जो कि कहाँ से मिला, फिब्रोनोजिन प्लाज्मा का था, और ये दोनों मिलके क्या बनाया, फिब्रिन बनाया। ठीक, ये देखिए फिब्रोनोजिन एक बार दिखा देते हैं यहाँ, ये देखिए है ना, फिब्रोनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन। तो यही चीज़ है कि प्रोथ्रोम्बिन था तो ये कैल्शियम और थ्रोम्बोप्लास्टिन से मिलके थ्रोम्बिन बनाया, और थ्रोम्बिन में जब ये फाइब्रोनोजिन मिला तो क्या बना, फेब्रिन बना। अब फेब्रिन क्या करता है, जालीनुमा स्ट्रक्चर होता है, और ये कार्पसल्स से मिल करके रक्त को थक्का जमा देता है। अब कार्पसल्स कहाँ था, तो ये दिखा चुके थे कि यहाँ पे था, कार्पसल्स था। तो यानी ये प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रोजिन ये सब मिलके कार्पसल्स में मिलके जालीनुमा स्ट्रक्चर बनाता है और ब्लड को जमा देता है। ठीक, ये प्रोसेस हो गया। एक बार फिर से समझते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कैस्केडिंग प्रोसेस बोलते हैं, जो कि 4 मिनट के अंदर हो जाता है। तो इसका प्रोसेस देखते हैं एक बार। थ्रोम्बोसाइट हो गया, प्लेटलेट्स यानी इसमें एयर मिलता है तो क्या बनाता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है, और थ्रोम्बोप्लास्टिन में जब कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन मिलता है तो थ्रोम्बिन बनाता है, और थ्रोम्बिन और फेब्रोनोजिन आपस में मिलता है तो फेब्रिन बनाता है, और फेब्रिन जालीनुमा स्ट्रक्चर होता है जो कि कार्पसल से मिलकर रक्त को थक्का जमा देता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कार्पसल्स देखते हैं, ये प्लेटलेट्स। ठीक है, और प्रोटीन क्या होता है, फेब्रोनोजिन होता है, प्रोथ्रोम्बिन होता है जो जमाता है, कार्पसल्स दिखाई दे प्लेटलेट्स में होता है। और प्रोटीन क्या था, फेब्रोनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन है जो जमाने में हेल्प करता है। एलिमेंट्स क्या था इसमें, एलिमेंट का बात करेंगे तो उसमें एलिमेंट क्या था, यहाँ देखिए कैल्शियम है ना, तो एलिमेंट कौन सा हो गया, कैल्शियम। और विटामिन का बात करेंगे कौन हेल्प करेगा, तो विटामिन के। और एंटी क्लोटिंग क्या होता है, हेपारिन, जो कि जमने से रोकता है। अब देखिए एक चीज़ बात करते हैं, अगर नस में या धमनी में ब्लड बह रहा है और वहाँ अगर जम जाएगा तो हेमरेज हो जाएगा ना। जैसे कि कहीं का भी नस में अगर होता है तो उसको हेमरेज ही बोलते हैं, लेकिन अगर स्पेशली ब्रेन में होता है तो उसको ब्रेन हेमरेज बोलते हैं। ब्रेन के नस में अगर ब्लड क्लॉट कर जाता है तो उसको ब्रेन हेमरेज बोलते हैं। तो कैसे होता है कि नस में अगर जम जाएगा ब्लड तो वो फट जाएगा और आदमी को मरने का नौबत आ जाएगा। ठीक, तो वो एंटी क्लोटिंग रूप में एक हेपेरिन पाया जाता है जो कि शरीर के अंदर में ब्लड को जमने से रोकता है। कौन रोकता है, तो हेपारिन अगर नहीं रहेगा तो शरीर के अंदर में भी ब्लड जम जाएगा और मौत हो सकती है। ठीक, ये सभी चीज़ कहाँ पे बनता है, ये देखिए फेब्रोनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन और ये हेपारिन, ये सब कहाँ बनता है, तो बहुत ही इन्फॉर्म इन लीवर, ये सब कहाँ बनता है, लीवर में बनता है। ठीक, अब ब्लड ग्रुप का बात करते हैं।
तो अब ब्लड ग्रुप का बात करते हैं। ठीक, ब्लड ग्रुप का खोज कौन किया था? लैंडस्टीनर किया था और वीनर किया था, यही बताया था इस सब के बारे में। तो सबसे पहले हम क्या समझे, ब्लड में क्या सब पाया जाता है? प्लाज्मा पाया जाता है और आरबीसी, इरिथ्रोसाइट जिसको बोले थे। तो प्लाज्मा में क्या पाया जाता है? एंटीबॉडी, और आरबीसी में क्या पाया जाता है? एंटीजन। ठीक है, तो ये पाया जाता है। अब इसको हम थोड़ा अच्छे से समझते हैं। जैसे ब्लड ग्रुप में 4 तरह का ब्लड ग्रुप होता है, ए बी और ओ। तो ए ब्लड ग्रुप जो होता है तो उसमें एंटीजन के रूप में ए होता है, ठीक है, और एंटीबॉडी के रूप में क्या होता है? बी। यानी इसको हम थोड़ा अच्छे से और समझेंगे। एक बार पहले सबका समझ लेते हैं कि किस में क्या होता है। जैसे ग्रुप बी होगा ना तो उसमें एंटीजन तो बी होगा लेकिन एंटीबॉडी हमेशा उल्टा होगा, ए होगा। जैसे ब्लड ग्रुप बी है तो उसमें एंटीबॉडी ए होगा। उसी तरह जैसे ब्लड ग्रुप ए है तो इसमें एंटीजन तो ए होगा लेकिन एंटीबॉडी क्या होगा? वो बी होगा। तो जो एंटीबॉडी होगा हमेशा उल्टा होगा, यानी ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीबॉडी बी होगा, ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीबॉडी ए होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए ग्रुप ए बी है ब्लड ग्रुप, तो एंटीजन तो इसमें ए बी होगा, लेकिन अब इसमें एंटीबॉडी ना ए होगा ना बी होगा, क्योंकि इसका उल्टा होगा तो इसका उल्टा बी होगा। तो बी मान के चलिए बी लिया, इसका उल्टा बी होगा तो दोनों खत्म हो जाएगा, तो इसलिए ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं होता। ठीक, और ओ में क्या होगा? एंटीजन ओ होगा और एंटीबॉडी क्या होगा? बी भी होगा और ए भी होगा। ठीक है, अब आगे थोड़ा समझते हैं। एक होता है रिएसियस फैक्टर। थोड़ा और एक चीज़ बताते हैं, यहाँ एक चीज़ और बताते हैं, एंटीबॉडी और एंटीजन का मतलब क्या होता है। एंटीबॉडी का मतलब होता है कि अगर एंटीजन ए है तो उसमें एंटीबॉडी बी होगा। एंटीबॉडी का मतलब होता है उसके विपरीत, यानी बी के विरुद्ध में काम करेगा। अगर ए वाला है तो इसमें अगर जैसे बी वाला लाएंगे तो बी के लिए तो इसमें क्या एंटीबॉडी है, तो बी वाला ब्लड ग्रुप को ये मार देगा। यानी एंटीबॉडी का मतलब क्या होता है कि जैसे एंटीबॉडी इसमें बी है तो ये बी वाले को मार देगा। एंटीबॉडी का काम ही होता है उस चीज़ को मारना, जैसे एंटीबॉडी बी है तो ये बी को मारेगा। इसमें क्या एंटीबॉडी ए है तो ये ए वाले को मार देगा। ठीक है, यानी ब्लड ग्रुप बी में हम ए नहीं चढ़ा सकते क्यों? क्योंकि उसमें एंटीबॉडी ए होता है, और ब्लड ग्रुप ए में हम बी नहीं चढ़ा सकते हैं क्योंकि उसमें एंटीबॉडी बी होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं रिएसियस फैक्टर, जिसको आरएच फैक्टर भी कहते हैं। इसको कौन खोजा था? वीनर खोजा था। इसमें क्या होता है? रिएसियस मंकी, ये एक बंदर को ढेर सारा बंदर पे एक्सपेरिमेंट किया गया था, तो जिसमें यह पाया गया तो उसको रिएसियस मंकी बोला गया। ठीक, तो पॉजिटिव मतलब उपस्थित होता है, नेगेटिव मतलब अनुपस्थित होता है। ठीक है, तो बंदर में ये एक्सपेरिमेंट किया गया था तो पता चला था कि आरएच फैक्टर होता है। ठीक, अब देखिए आरएच पॉजिटिव में क्या होता है। ये आरएच पॉजिटिव में क्या होता है इसको समझते हैं। जैसे ये ए है, ठीक है, इस पर देखिए आप इधर से थोड़ा खांचा बना हुआ, इधर से खड़ा वाला है, इधर से मतलब शेप इसका देखिए कि रेक्टेंगुलर है, इधर त्रिभुज जैसा है कोण पे। इसमें देखिए निगेटिव में क्या होता है, जैसे ये देखिए सिर्फ एक ही है, ये देखिए अर्धगोला जैसा है ना, आधा आधा है। और ये देखिए ओ पॉजिटिव में कैसा होता है? ऐसा होता है जिसमें कि सिर्फ ये रेक्टेंगल बना होता है, ए या बी होता है। ठीक, ये चीज़ हो गया। तो ये कैसा आरएच पॉजिटिव होने के लिए जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो अगर इस टाइप का दिखता है तो उसको हम आरएच पॉजिटिव बोलते हैं। अगर माइक्रोस्कोप में देखने पे ब्लड ऐसा दिखेगा तो आरएच नेगेटिव बोलते हैं, और अगर ओ पॉजिटिव बोलेंगे तो उसमें ऐसा रहता है। ठीक है, ओ रहता है और इस टाइप का रहता है। तो ये सब माइक्रोस्कोप पे देखने पे पता चलता है। ठीक, अब देखते हैं यूनिवर्सल डोनर। ओ निगेटिव जो होता है इसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, यानी ओ निगेटिव वाले किसी को भी ब्लड दे सकता है। और यूनिवर्सल रिसीवर किसको बोलते हैं? ए बी पॉजिटिव को, यानी ए बी पॉजिटिव वाला किसी से भी ले सकता है और ले सकता है, और ओ निगेटिव वाला किसी को भी दे सकता है। इरेथ्रोब्लास्टिस क्या बोलते हैं? अगर मेल में पॉजिटिव हो गया आरएच फैक्टर जैसे ऊपर पढ़े थे और फीमेल में नेगेटिव हो गया तो इसमें क्या होता है? शादी के बाद ये केवल एक ही बच्चा पैदा कर सकता है, यानी एक बच्चे पैदा करने के बाद, यानी 1 बेबी बर्थ के बाद दूसरा होगा तो इसका वो डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, तो वो टिक नहीं पाएगा। ठीक, मतलब वो डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। अब देखते हैं पेरेंट और चाइल्ड। अगर ए और बी ब्लड ग्रुप है तो सभी बच्चा सभी ग्रुप का होगा, बेबी सभी ग्रुप का होगा। और अगर पेरेंट्स ए बी होगा या फिर पेरेंट्स में एक पेरेंट्स ए बी होगा और दूसरा ए कोई भी होगा तो ओ को छोड़कर सभी होगा। फिर अगर पेरेंट्स में एक मतलब मदर या फादर में से कोई एक ओ होगा और एक अदर होगा तो ओ होगा और अदर होगा बेबी। ठीक, फिर अगर मदर या फादर में से कोई एक ओ होगा और एक कोई ए बी होगा तो ये साथ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक, इसमें बेबी नहीं होगा। ठीक, और अगर दोनों में सेम होगा तो ओ बनेगा और सेम बनेगा। जैसे कि ए हो गया तो ए बनेगा, जैसे ए हो गया तो ए बनेगा और ओ बनेगा। जैसे बी हो गया तो बी भी बनेगा और ओ भी बनेगा। जैसे ए बी हो गया तो ए बी भी बनेगा और ओ भी बनेगा। ठीक, अब देखिए ये क्रॉस कैसे होता है, इस क्रॉस को समझते हैं। यानी पेरेंट्स में अगर एक जैसे माता या पिता का किसी का एक ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा और एक का ए होगा, बी होगा या ए बी होगा या ओ होगा तो उसमें चाइल्ड किस का होगा? ये हो गया। फिर जैसे ए के साथ, यानी अगर पेरेंट में एक का ए हो गया और दूसरे का ए हो गया तब क्या होगा? एक का ए है दूसरे का बी है तब क्या होगा? एक का ए है दूसरे का ए बी हो जाएगा तब क्या सब चाइल्ड हो सकता है। उसी तरह बी के साथ करते हैं, अगर एक पेरेंट्स में से किसी एक का बी है और दूसरे का भी बी है तो ये दोनों हो सकता है। और फिर एक पेरेंट्स का बी है और दूसरे का ए बी हो गया तो भी ये हो सकता है। अब इसमें ए इसीलिए नहीं लिए क्योंकि ए बी वाला में आ जाएगा। यहाँ देखिए ए बी वाले में आ गया ना, तो इसीलिए यहाँ फिर ए बी नहीं लिए, बी के साथ ए नहीं लिए। ठीक, बी के साथ ए बी लिए, ओ इसीलिए नहीं लिए क्योंकि ओ भी यहाँ पे बी के साथ आ गया। ठीक, अब ये देखिए ए बी के साथ ए बी ही लिए तो यानी दोनों पेरेंट्स ए बी हो जाएगा तो ये होगा, क्योंकि अब ए बी के साथ ए वाला यहाँ करा दी है ए बी के साथ,
और AB के साथ B वाला यहाँ करा दिए और AB के साथ O वाला यहाँ करा दिए। तो इसलिए इसमें 1 लिए, 3 नहीं लिए, क्योंकि बाकी सब प्रोसेस वही होगा। इसका हम एक अच्छे से वीडियो बना देंगे 2-3 मिनट का, जिसमें कि डिटेल समझा देंगे कि कैसे बेबी कैसे बनता है, पेरेंट्स के ब्लड ग्रुप से कैसे रिलेट करता है, ये अच्छे से बता देंगे। और परसेंटेज भी बता देंगे कि पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप कौन कौन सा है, तो कितना % चांस रहेगा कि बेबी किस ब्लड ग्रुप का होगा। तो अभी ये सब थोड़ा आपको कन्फ्यूजन लगा होगा, तो कोई बात नहीं, हम इसका 1 और 2 या 3 मिनट का वीडियो लाएंगे, जिसमें थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस से आपको हम क्रॉस कराना सिखा देंगे, जिसमें कि ये आपको पता चलने लगेगा कि ब्लड ग्रुप में पेरेंट्स का क्या होगा, यानी मदर एंड फादर का कौन कौन होगा, तो चाइल्ड क्या होगा, ये सब समझा देंगे। और उसमें हम परसेंटेज भी बता देंगे कि कितना % चांस किस ब्लड ग्रुप के बेबी होने का चांस रहेगा। ठीक है, थैंक यू।